सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 4 को। अगर आपने इसके पीछे के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमने इंडिया में जैसे जो इंडिया में माउंटेन्स हैं उनको देखा, फिर जो नर्दर्न प्लेन्स हैं उनको देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो देखो, पेनिनसुलर का मतलब होता है एक ज़मीन जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे इंडिया का आप देख सकते हो, एक साइड जो है वो 3 तरफ से है जो है पानी से घिरा हुआ और एक तरफ जो है उसका लैंड से कनेक्टेड है। इसके साथ प्लेट्यू का मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जो थोड़ी ऊंचाई पर हो, मतलब फ्लैट लैंड हो लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर। जैसे आप टेबल को देखते हो, टेबल जो है धरती से थोड़ी ऊंचाई पर रहता है, इसी तरीके से क्या होता है तो प्लेट्यू होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर जो है ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स जो हैं, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है पाए जाते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं ना, ये ऐसे रॉक होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक के बारे में जाना था। इग्नीशियस रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो कि लावा से बने होते हैं। वही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि हीट और प्रेशर की वजह से जो है उनके अंदर थोड़ा बदलाव आ जाता है, मतलब केमिकली वो जो है थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है अभी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर यह पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना। तो यहाँ बताया गया है कि देखो, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यह फॉर्म हुआ जब गोंडवाना लैंड जो है वह अलग अलग हिस्सों में टूटने लग गया और जो है एक दूसरे से अलग होने लग गया, तब जाकर यह बना। तो आपको समझाने के लिए कि आखिर यह गोंडवाना लैंड क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, बहुत पहले धरती पे ना जितने भी यहाँ पे लैंड आपको दिख रहे हैं अभी धरती पर, ठीक है, ये सब एक साथ कनेक्टेड थे, सभी एक साथ कनेक्टेड थे। मान लो कि पूरा एक बिस्किट, मान लो या क्या था, एक बिस्किट की तरह। और इसलिए उनका एक लौता नाम था जो कि था पैंगिया, ठीक है, यह इसका नाम था। फिर क्या हुआ ना, वक्त के साथ साथ जो है वो लैंड जो थे वो थोड़ा अलग होते गए, अलग होते गए, फिर 2 हिस्सों में बट गए, ठीक है। पूरा लैंड मानो 2 हिस्से में बट गया, तो उनका नाम रख दिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड है फिर ये और हिस्से में बटा, इसी तरह लॉरेशिया जो था वो भी और हिस्से में बटा, इस तरह से बटते गया। और बाद में जो है हम अभी के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम जैसे हम जानते हैं, तो वही बात है कि वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, इसलिए हमने उसको अलग अलग कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया। तो यहाँ बताया गया है कि गोंडवाना लैंड जब था पहले, ठीक है, मतलब जब पूरा लैंड 2 हिस्से में बटा हुआ था, तो गोंडवाना लैंड जब और टूटा, जब और वो बटा, तब जाकर जो है उसी का एक पार्ट क्या था, तो यह पेनिनसुलर प्लेट्यू था। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यह गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, इसलिए इसको जो है कहा जाता है कि यह एक जो है ओल्डेस्ट लैंड मास का क्या है, पार्ट है। अब यहाँ बताया गया है कि यह जो प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू पर भी जो है कुछ हल्के जो है गहरे और चौड़े जो है घाटियाँ हैं और राउंडेड हिल्स हैं। राउंडेड हिल्स का मतलब हुआ कि थोड़ा ऊपर से थोड़ा गोल की तरह होना। तो अब यहाँ बताया गया है कि यह जो प्लेट्यू है इसके 2 पार्ट्स है, या फिर आप बोलो 2 जो है डिविजन्स हैं। इसमें पहला आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा आपका डेक्कन प्लेट्यू। इनके बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बताया गया है यहाँ पर, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को पूरा जो है बताया गया है। तो अगर आप याद कर पाते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने वाली है। और अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि 5 पॉइंट्स इन दोनों में जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो है इनका डिफरेंस पूछ देता है तो आप बता पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है यह नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में है, ठीक है, और यह मलवा प्लेट्यू को ज़्यादा कवर करता है। मलवा प्लेट्यू का बोल सकते हो ज़्यादातर एरिया इस सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट में आ जाता है। दूसरा ये कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, साउथ में इसके विंध्यान रेंज है, ठीक है, विंध्यान रेंज इसको बोलते हैं। थर्ड इसका वेस्ट में आपका सैंडी और रॉकी डेजर्ट है राजस्थान का, मतलब आप कह सकते हो कि ये राजस्थान के साइड में है। तो इसी से आप याद कर सकते हो कि यह जो है वेस्ट जो राजस्थान है वो भी जो है इंडिया के मैप में वेस्टी साइड है, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। इसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रिवर मीन्स नदियाँ जो बहती है वह है चंबल, सिंध, ये बेतवा और केन। और यह बहती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, मतलब कि ये साउथ वेस्ट से जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो स्लोपिंग होता है, इसलिए नदी स्लोप में ही बहती है, आप जानते हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसलिए अब बताता है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है, तो स्लोपिंग है। इसके बाद बताया गया है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है यह वेस्ट की तरफ वाइडर है, मीन्स चौड़ा है, लेकिन ईस्ट की तरफ जो है थोड़ा पतला है, नैरो है, ठीक है। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट की तरफ जाते हो, मीन्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे जो प्लेट्यू है ना उसको लोकली लोग वहाँ पे बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा ईस्ट में जाते हो तब वहाँ पर जो जगह है उसको लोग बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, इसकी तरफ दामोदर नदी जो है बहती है। तो वापस से कुछ पॉइंट आप याद कर लेना सेंट्रल हाईलैंड्स का।
पहला ये कि नर्मदा के नॉर्थ साइड में ये है, और मलबा प्लेट्यू जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है यह कवर करती है। इसी तरह इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, उसके बाद साउथ में विंध्यान रेंज है। इसी तरह कुछ और जो इसके पार्ट्स याद कर लीजिएगा, लाइक यहाँ पे और जो नदियाँ बहती है वो चंबेल हो गए, सिंध हो गए, ये सब हैं। इसी तरह जो सेंट्रल हाईलैंड है यह वेस्ट की तरफ जो है ज़्यादा वाइड है और ईस्ट की तरफ क्या है तो नैरो है। अब हम लोग देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। अब देखो यह जो डेक्कन प्लेट्यू है यह एक ट्राइएंगुलर लैंड मास है, मतलब कि बोल सकते हो यह इसका जो फैलाव हुआ है मानो कि एक ट्रायंगल की तरह जो है फैला है। दूसरा यह कि यह जो है नर्मदा रिवर के साउथ में है, मतलब सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में, तो यह उसके जस्ट अपोजिट साइड साउथ में है। तो इस तरह भी आप इन दोनों को जो है याद कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसके नॉर्थ में जो है सतपुरा रेंज है, इसके ईस्टर्न पार्ट है, मतलब बोल सकते हो ईस्ट की तरफ जो है महादेव, कैमूर हिल्स और मैकार रेंज है। अब यहाँ बताया गया कि जो डेक्कन प्लेट्यू है यह वेस्ट की तरफ जो है थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ईस्ट की तरफ थोड़ा सा नीचे है। इस वजह से जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको जो है स्लोपिंग महसूस होता है। इस जगह पर जो है कुछ फेमस हिल रेंजेस हैं। जैसे ही आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको जो है गैरो, काशी और जैंतिया हिल्स जो है देखने को मिलते हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पर अगर आप जाते हो, मतलब आप इस डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हो तो वहाँ पे जो जगह है उनको लोकली जो है मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कचर हिल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट लिखना था, वो जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हो जैसे। तो यहाँ बताया गया है कि देखो ये जो मेघालय हो गया, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया और नॉर्थ कैचर हिल्स जो हो गया, ठीक है, यह जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग है एक फॉल्ट के द्वारा, मीन्स सेपरेट है किससे, तो एक फॉल्ट के द्वारा। फॉल्ट कहने का मतलब हुआ कि धरती पर जो है जो दरार आ जाते हैं उनको कहा जाता है फॉल्ट। जैसे मेनली यह किससे आते हैं तो अर्थक्वेक के द्वारा। जब भी अर्थक्वेक आता है तो धरती पर जो है बड़े बड़े दरार से आ जाते हैं, तो वही बोला जाता है फॉल्ट जो है, जो दरार है धरती पर वह जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये जो जगह हो गया मेघालय वगैरह ये सब जो नीचे दिए गए हैं उनसे जो है अलग करता है उसको। तो ये था डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो आप यहाँ पर ही समझ सकते हो कि यह जो है सेंट्रल हाईलैंड जो है नर्मदा के नॉर्थ में है, तो यह उसके जस्ट अपोजिट साउथ में है। इसके साथ जो है यहाँ पर आप इसके स्लोप वाला जो है वेस्ट से आप ईस्ट में आते हो तो स्लोप देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर जो हिल रेंजेस है उसको याद कर लीजिएगा, तो इससे आप जो है दोनों में डिफरेंस बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है यह डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में, मीन्स डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड में जो है वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में क्या है तो ईस्टर्न घाट। तो ये बहुत ही बेसिक बात है जो कि आपको याद भी हो गई होगी। तो यहाँ पर अब हम दोनों जो इनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह बताया गया है कि वेस्टर्न घाट जो है यह पैरेलल किससे है तो वेस्टर्न कोस्ट से, मतलब जो वेस्टर्न घाट है उसके जस्ट बगल में क्या है वेस्टर्न कोस्ट है, उसी के पैरेलल में। फिर क्या है तो यह कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे माउंटेन्स हैं, मतलब एक के बाद एक माउंटेन्स करके बोल सकते हो, और इस वजह से हम लोग जो है माउंटेन पासेस जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है वहाँ से पास कर सकते जा सकते हैं। यहाँ पर पासेस मतलब टिकट नहीं कह सकते हो, यहाँ पर पासेस मतलब कि जो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, जाने के लिए, उनसे जाने की बात की जा रही है। वेस्टर्न घाट जो है यह ईस्टर्न घाट से हायर है, मीन्स थोड़ी ऊंचाई पर है, जहाँ पर इसका एवरेज एलिवेशन जो है वह 900 से 1600 मीटर, मतलब आप बोल सकते हो कि ऊंचाई जो है। तो अब थोड़ा ईस्टर्न घाट के बारे में जान लेते हैं। तो जो ईस्टर्न घाट है यह फैला हुआ है महानदी वैली से लेकर के नीरीगिस जो कि साउथ में उस तरफ, मतलब आप बोल सकते हो महानदी वैली से लेकर कहाँ तक फैला है तो नीरीगिस तक फैला हुआ है, नीरीगिस तक फैला है। इसके बाद जो ईस्टर्न घाट है यह डिसकंटिन्यूस है और इरेगुलर है, मतलब कि वहाँ पर इतने ज़्यादा पहाड़ नहीं है लेकिन इरेगुलर जो है नेचर में, लाइक वहाँ पर क्या है तो नदियाँ जो है बहती है जो कि उस जगह को बहुत काटती है, मतलब जगह जैसे आप बोल सकते हो नदियाँ बहती है और जो बहकर कहाँ जाती है तो बे ऑफ बंगाल में। इसको याद रखिए कहाँ पर जाती है तो बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद जो एक और पॉइंट याद करने वाली है वह यह है कि जो महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट में वह 1501 मीटर की ऊंचाई तक है, मतलब कि उस जगह की सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, मतलब आप बोल सकते हो सबसे ऊंचा जो जगह है वो क्या है तो महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट में। इसी तरह जो सेवरोय हिल्स है और जवादी हिल्स है यह लोकेटेड है साउथ ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट के, मतलब ईस्टर्न घाट के अगर साउथ ईस्ट में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको सेवरोय हिल्स और जवादी हिल्स जो है वह देखने को मिलेंगे। अब हम लोग वापस से जो है वेस्टर्न घाट्स को देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होते हैं। ओरोग्राफिक रेन का मतलब हुआ कि देखो जैसे हम लोग जानते हैं बारिश कैसे होती है तो नमी जो है, ठीक है, वो जैसे जैसे ऊपर जाती है, हवा जो हो गया जैसे कि वाटर वेपर हो गया, ठीक है, वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जितना ज़्यादा ऊपर जाता है वो ठंडा होते जाता है, फिर वो जो है बादल बन जाता है, फिर नीचे बरस पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही जो है वेस्टर्न घाट की तरफ होता है।
लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वह माउंटेन पर ही जो क्या होता है बादल बन के बरस जाता है, तो इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। इसके बाद बताया गया है कि जैसे ही आप जो है वेस्टर्न घाट के नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हो तो जो है हाइट इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब कि वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई जो है बढ़ने लग जाती है। फिर बताया गया है कि जो हाईएस्ट पीक है यहाँ का वेस्टर्न घाट का यह है अनाईमुदी जो कि है 2695 मीटर्स एंड दोबा बेत्ता जो कि है 2637 मीटर्स, मतलब ये जो है उस वेस्टर्न घाट पे जो है सबसे ऊंचे जो है प्लेसेस हैं। तो ये हमने देख लिया वेस्टर्न घाट्स के बारे में और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब जो है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताई गई है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। यह बताई गई है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो है ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं जिनको हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। अब देखो रीज़न क्या है इसका, तो इसके लिए बताया गया कि ये जो जगह है ना यह वेल्कोनिक ओरिजिन है, मतलब कि यहाँ पर जो है वेल्कोनो जो हो गया, ठीक है, उनके जो लावा है इस जगह पर गिरे हुए हैं, यहाँ पर पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो रॉक्स है वो क्या है इग्निशियस है, और हम जानते हैं कि इग्निशियस रॉक जो है वो किससे बनते हैं, तो लावा के ठंडे होने के बाद से। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो इग्निशियस रॉक है यह वक्त के साथ साथ जो है डिन्यूडेड, मतलब कि टूट टूट के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और इससे जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो रॉक है, ठीक है, वह जब बहुत ज़्यादा टूट टूट जाते हैं अलग अलग चीज़ों के द्वारा जो है तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह यहाँ बताया गया है कि इग्निशियस रॉक जो है जब वह जो है टूट टूट के एकदम छोटा छोटा टुकड़े में बन जाता है, मीन्स एकदम पार्टिकल्स की तरह बहुत छोटा, तब क्या होता है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सो इसको आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अरावली हिल्स जो है जो कि लाई करता है वेस्टर्न से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, मतलब कि उस साइड आप कह सकते हो कि वहाँ से वहाँ तक जो है अरावली हिल्स जो है लाई करता है। तो ये जो हिल्स है, ठीक है, यह हाईली इरोडेड हिल्स है। इसका मतलब हुआ कि जो हिल्स है उनके ऊपर से बहुत पहले से जो है धीरे धीरे जो है परत हटते 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 बहुत सारे परत जो है टूट चुके हैं, इरोड कर चुके हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है पूरे फैले हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो हिल्स जो है इससे भी जो इग्निशियस रॉक पाए जाते हैं उससे भी जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब आगे हम लोग देखने वाले थे इंडियन डेजर्ट को। तो इन सिंपल में कहूँ तो देखो डेजर्ट इंडिया में कहाँ पर है, तो राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ पर है इंडिया के किस साइड में है, तो वेस्ट साइड में है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है लोकेट करने के लिए बस बताया जा रहा है कि ये जो इंडियन डेजर्ट है यह अरावली हिल्स के कहाँ पर है, तो वेस्ट साइड में। इस तरह भी आप याद कर सकते हो कि इंडिया के वेस्ट में और अरावली हिल्स के भी वेस्ट में। तो यहाँ पर जो है हम इसको समझते हैं, ये बहुत ही सिंपल से वैसे टॉपिक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है कि एक फ्लैट खुला मैदान। तो ये जो बोला जा रहा है कि जो पूरा खुला सा पूरा फ्लैट जगह है यहाँ पे अनड्यूलेटिंग मतलब लहरदार, मतलब हल्का जो है लहर की तरह जो है सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून मतलब हो गया कि थोड़ा रेत का, हम लोग बोलते नहीं है कि रेत जो है जमा होते जाती है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सैंड ड्यून। तो वही बोला जा रहा है कि सैंड ड्यून जो है कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे लगता है कि मानो जो समुद्र है उसकी लहर की तरह हो। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि यह जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही कम जो है बरसात होती है, मतलब पूरे साल में सिर्फ 150 मीन्स मिलीमीटर जो है बस बरसात होती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही एरिड है, एरिड मतलब ड्राई सूखा क्लाइमेट है। और यहाँ पर लो वेजिटेशन मतलब बहुत ही कम जो है वेजिटेशन, मतलब क्या होगा कि फूल पौधे होना, तो बहुत ही कम यहाँ पर फूल पौधे हैं, बहुत कम वेजिटेशन है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसको पहले हम देख लेते हैं। यह बताया गया कि जो स्ट्रीम्स है मतलब जो छोटी नदियाँ हैं यह जो है रेनी सीजन में थोड़ा दिखने को मिल जाती है, मतलब हल्की हल्की जो है छोटी छोटी नदियाँ हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन उनमें बहुत ही कम पानी होता है। इस वजह से वह जो है ये सैंडी में डिसअपेयर हो जाता है, मतलब नहीं हुआ बहुत कम पानी है तो आखिर कितना दूर जा पाएंगे, वो होते होते धरती के अंदर ही चले जाते हैं और जो है समुद्र तक जो है नहीं पहुँच पाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि लूनी जो है एक वहाँ की जो है लार्ज रिवर है, मतलब उस जगह में क्या है तो लूनी ही एक है जो कि लार्ज रिवर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको आप याद कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडियन डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया और कुछ पॉइंट्स भी देख लिया है जिसको आप एग्जाम में अगर आता है इसके बारे में बताने को तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा और बात बताया गया है कि जो बर्चन्स होते हैं जिनको कहा जा रहा है क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्रिसेंट मतलब जो आधा चांद आपको देखने को मिलता है ना, लगभग वैसे मान सकते हो, ठीक है। तो ड्यून्स का मतलब हो गया कि जैसे कि आधा चांद की तरह हल्का जो है, मैंने आपको बताया ना कि सैंड जमा होते होते थोड़ा परत जो है ऊपर हो जाता है, लगता है कि मानो हल्का छोटा सा पहाड़ टाइप का हो, वो भी किसका, तो सैंड का। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो बर्चन्स जो है यह जो ड्यून्स है यह फैले हुए हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जैसलमेर जाते हो तो वहाँ पर आप जा करके बर्चन्स जो है उनको भी देख सकते हो, मतलब वहाँ से वो दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है द कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है
उनके जो कोस्टल स्ट्राइप है, मतलब जो एकदम कोस्ट वाले एरियाज़ हैं, वह घिरे हुए हैं वेस्ट की तरफ से अरेबियन सी से और ईस्ट की तरफ से किससे, तो बे ऑफ बंगाल से। तो इसको याद कर लीजिएगा कि वेस्ट की तरफ कौन है और ईस्ट की तरफ कौन है। इसके बाद बताया गया है कि ये जो वेस्टर्न घाट है और ये जो अरेबियन सी है, इनके बीच में जो है वह है कौन सा, तो वेस्टर्न कोस्ट है। इसको याद करिए, बहुत ही पतला सा आप बोल सकते हो। वेस्टर्न घाट वो जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, फिर बॉर्डर जो दिख रहा है, उसके बीच में जो प्लेस है यह क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नदर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का, तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट जो आपको एरो बताया गया है, ऊपर से लेकर जो पूरा नीचे तक क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट है। इसी तरह जो वेस्टर्न कोस्ट मुंबई से गोवा तक का जो है, उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। जैसे कि यहाँ पर जहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, वो जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हिस्सा क्या है, तो आपका कोंकण कहलाता है। इसके बाद जो सेंट्रल है, जो कि ये देखिए एरिया, ये जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। और उसके बाद जो साउदर्न स्ट्रेच है, मतलब सबसे नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मलबार कोस्ट। तो ये तो हमने देख लिया वेस्ट की तरफ जो कोस्ट है उनके बारे में। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। तो ईस्ट में ये जो एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल जो महासागर है, इसके तरफ का जो बताया जा रहा है जो एरिया है, मतलब जो समतल जमीन वाला एरिया है, वह वाइड है, मीन्स चौड़े हैं, फैले हुए हैं और लेवल है, मतलब एक सतह में है। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ का जो ईस्ट साइड का जो नदर्न पार्ट है, यह जो है नदर्न सिरकार से जो है जाना जाता है। वही जो यहाँ पर आप लाइन दे सकते हो, ठीक है, यह क्या है, तो नदर्न सिरकार नाम से जाना जाता है। वही इसका जो नीचे का मीन्स जो साउदर्न पार्ट है, इसको ना बोलते हैं कोरोमेंडल कोस्ट, जो कि ये रहा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। तो हमने देखो वेस्ट के बारे में जान लिया, वेस्ट के कोस्ट कौन कौन से उनको जान लिया, और ईस्ट के बारे में और ईस्ट के कोस्ट कौन कौन से उनके बारे में जान लिया। तो ये जो टॉपिक है ये भी खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि लास्ट टॉपिक है, द आइलैंड्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग जो है लक्षद्वीप आइलैंड को देखें, उसको जो है लोकेट करें, तो हमें पता चलेगा कि वह जो है केरला के मलबार कोस्ट की तरफ है। मलबार कोस्ट हमने देखा ही था, जो कि वेस्ट में सबसे नीचे साइड में था, ठीक है। तो उसी के तरफ जो है आपको यह लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो यहाँ बताया गया है कि यह जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इनके पहले जो है अलग अलग नाम थे, जैसे कि लकादीव, मिनकोय, एमिन देव, ठीक है। लेकिन बाद में 1973 के बाद उन सबका जो है एक अकेला नाम रख दिया गया, जो कि है लक्षद्वीप। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंड हैं जिनका अलग अलग नाम है, लेकिन बाद में उन सबको जो है सबको एक साथ क्या लक्षद्वीप बुलाया जाने लग गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है फैला हुआ है 32 स्क्वायर किलोमीटर तक। इसके बाद कवारती आइलैंड जो है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। मतलब वहाँ पे बोल सकते हो कि जो भी बड़े बड़े जैसे नियम लिए आते होंगे सरकार इन सब के द्वारा, वो सब भी वहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। फिर ये जो आइलैंड है, यह जो है ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना का। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना जो है पाए जाते हैं। मतलब फूल हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, इसके साथ जो जानवर ये सब हो गए, ठीक है, वो सब बहुत पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो पिटी आइलैंड है वह अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पे लोग नहीं रहा करते हैं। और वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब वहाँ पर जो है बर्ड्स को रखा जाता है ताकि कोई आकर वहाँ पे उनको हंट ना कर पाए। जैसे हमने भी देखा कि वहाँ पे लोग रहते नहीं है, तो आखिर उन्हें कौन ही नुकसान पहुँचाएगा। इसके बावजूद भी हो सकता है कि सरकार जो है लोगों को भेजती हो कि आखिर वहाँ पे सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, ये सब देखने के लिए। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है एकदम फैले से एक लंबे से चेन की तरह हम लोग जो है कुछ आइलैंड्स को देख सकते हैं। तो ये जो आइलैंड्स है ना, इनको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यह नॉर्थ से साउथ की तरफ फैले हुए हैं, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ में बे ऑफ बंगाल के साइड में, ठीक है। तो यह कौन सा आइलैंड है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो अब जो है हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आइलैंड्स हैं, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पर, वह जो है थोड़े बड़े बड़े हैं साइज़ में। इसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर आइलैंड्स हैं जो कि स्कैटर्ड है, मतलब थोड़ी दूरी दूरी पर हैं, थोड़ा अलग अलग से हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो आइलैंड के ग्रुप्स जो है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर आइलैंड को मैंने डिनोट किया है, जैसे आप मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो दो हिस्से हैं वो हैं, नॉर्थ की तरफ का जो हिस्सा है वो है अंडमान, और जो साउथ की तरफ है वह है निकोबार। मतलब वहाँ पे जो नॉर्थ की तरफ जितने भी आइलैंड्स हो गए उनको अंडमान आइलैंड्स, और जो साउथ की तरफ है उनको निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो आइलैंड्स है, यह जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं कंट्री के लिए एक स्ट्रेटजी के टाइप में। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकता है, लाइक ट्रेड को लेकर या फिर कोई भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक डिनोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये डिटेल में बताया नहीं गया है। मतलब आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस रखता है कंट्री के लिए। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है बहुत ही डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की। जैसा कि हमने देखा था लक्षद्वीप पे, सेम वैसे ही यहाँ पर भी जो है बहुत जो है पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के जानवर, ये सब भी हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि यह जो आइलैंड्स हैं यह इक्वेटर के पास है, इसलिए यह एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब हो गया कि इक्वेटर के पास जैसे जो भी कंट्रीज़ हो गए, ठीक है, तो उनमें जो भी क्लाइमेट होता है वही क्लाइमेट यहाँ पर भी है।
जैसे कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वह है ह्यूमिड, मतलब कि गर्मी भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा नमी भी रहेगा मौसम में। इसके साथ बारिश जो है कभी कभार जो है अपने आप हो जाती है, अचानक से होने लग जाती। तो ये हमने जान लिया बेसिक सा जो है क्लाइमेट के बारे में। इसके साथ बताया गया है कि वहाँ पर जो है थिक फॉरेस्ट मतलब घना जंगल भी है। तो यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया जा रहा है कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स के ग्रुप है, मीन्स बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उसमें एक बैरन आइलैंड है। वहाँ पर जो है इंडिया का एक ओनली एक्टिव वेल्केनो है, मतलब कि वहाँ पर एक वेल्केनो है जो कि एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब कि वो कभी भी जो है इरप्ट कर सकता है, फट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल में इरप्ट कर जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि लाइक के जैसे एक्टिव वेल्केनो सब हो गया वो सब 50 साल, 100 साल, 500 या 1000 साल बाद जो है इरप्ट करते हैं। तो वैसे हो सकता है कि ये भी जो है कुछ सालों में या फिर 500 साल हो गया, 1000 साल बाद हो सकता है कि ये भी जो है इरप्ट कर जाए। तो यहाँ पे हमें जो है कोरल्स के बारे में बताया गया। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। देखो ये जो लक्षद्वीप था उसको कोरल आइलैंड्स भी कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं। कोरल्स क्या हैं, तो बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब या फिर आप बोलो कि ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोप मतलब वो छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसलिए उन आइलैंड्स को जो है कोरल आइलैंड्स जो है कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है चैप्टर का समरी देके बताया गया है कि देखो हमने जो है अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स को देखा। जैसे हमने माउंटेन्स को देखा, प्लेट्यूज को देखा, प्लेन्स को देखा, ठीक है, आइलैंड, इन सब को देखा। तो ये बताया जा रहा है कि सबका कुछ ना कुछ जो है अपना खासियत होता है। इसी तरह जो कंट्री होता है, कंट्री को भी कुछ जो है फ़ायदा होता है, ताकि ये सब होने की वजह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स जो है हमें मिलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग फिजियोग्राफिक्स होने की वजह से। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इंडिया में जो माउंटेन्स हैं वह मेजर सोर्सेज हैं वाटर का, मतलब उनसे हमें पानी तो मिल ही जाता है माउंटेन से, इसके अलावा फॉरेस्ट वेल्थ भी मिल जाता है। मतलब कि माउंटेन्स पर या उनके आसपास में जो भी फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसके साथ जो है नदर्न प्लेन्स जो है वह किस लिए इस्तेमाल है, तो ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब हो गया कि जहाँ पर ग्रेन्स ये सब, अनाज ये सब रखे जाते हैं। तो इसे सिंपली कहा जा रहा है कि जो नदर्न प्लेन्स होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, इसलिए वहाँ पर खेती अच्छी हो जाती है, इसलिए हमें जो यहाँ से फसल मिल जाते हैं, ग्रेन्स इसे मिल जाते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ सिविलाइजेशन जो है पुराने पुराने उनके बारे में पता चल जाता है, लाइक जो पहले पहले के लोग वहाँ पे रहा करते थे उनके बारे में। इसके बाद प्लेट्यू के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्लेट्यू है वह स्टोर हाउस है मिनरल्स का, मतलब वहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कोल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मेनली यह सब जो है यूज़ में आते हैं। इसके साथ जो कोस्टल रीजन हो गया, जैसे कि मतलब जो हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर जो है फिशिंग हो जाती है, इसलिए हमें फिशेस से मिल जाते हैं। और कुछ पोर्ट एक्टिविटीज़, लाइक जहाज़ से कोई सामान लेकर आना है या फिर कंट्री से बाहर लेकर दूसरे कंट्री में जाना है, तो वो भी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमें जो है बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, जिससे कि जो कंट्री है वो फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था पूरे इस चैप्टर के अंदर, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है चैप्टर का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक कर देना यार, दोस्तों से शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।